हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इसमें SF6 का हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद IF7 का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो पिछले लेक्चर को जरा रिकॉल कर लेना ताकि इस लेक्चर में हमें मदद मिले। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं SF6। यहाँ पे सल्फर हमारे 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो 4 हम इस तरह बना लेते हैं। ये हमारा एक ही प्लेन में होता है सारा का सारा फ्लोरीन। ये सब समझेंगे प्लेन क्या है, आउट ऑफ प्लेन क्या है, ये सब हम लोग जब हम लोग ज्योमेट्री और शेप पढ़ेंगे। और 2 फ्लोरीन हमारा एक इधर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक उस रूम में, ऐसा समझो कि ये प्लेन का एक इधर हो गया एक उधर हो गया। ठीक, चलो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलो हाइब्रिडाइजेशन हमको पढ़ना है ना, तो चलो सल्फर का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जेड निकाल लेते हैं। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हम क्या निकालते हैं, जेड। इसका मतलब कितना ऑर्बिटल सल्फर का कंबाइन किया है, तो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना है, यानी कि 6 सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो 6। लोन पेयर क्या है, 0 सल्फर के पास। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो यहाँ पे कंबाइन किया होगा सल्फर 6 ठो। तो 6 ऑर्बिटल कैसे किया होगा कंबाइन और क्या हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा, तो 6 के लिए हम लोग जानते हैं S का 1, P के पास मैक्सिमम 3 हो सकता है और D के पास कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, 2 हो जाएगा। तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। यही इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और ध्यान से सुनो, इसके बाद जो IF7 का एग्जाम्पल करेंगे वो तो और बेहतरीन एग्जाम्पल है ना, वो तो और बेहतरीन एग्जाम्पल। ध्यान से समझना, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो क्वालिटी पिक्चर का ठीक है लगभग, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। हम लोग यहाँ ना अब चूंकि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, उसमें हम लोग करते क्या है, तो बोलेंगे सर सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो, देखो बच्चों यहाँ से 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16 3p4 हो जाएगा। यहाँ तक को हम बार बार रिपीट ना करके इसको हम लोग नियॉन लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 3s2 हो गया और यहाँ पर 3p4 हो गया। कहानी स्पष्ट है। चलो इसका ना थोड़ा सा हम लोग ना ऑर्बिटल बना लेते हैं। नियॉन को बनाने का तो जरूरत नहीं है, 3s को यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। 3s में एक ऑर्बिटल होता है और 3p में कितना ऑर्बिटल होगा, तो बोलेंगे सर 3p में हमारा 3 ऑर्बिटल होगा। ठीक, जानते हैं 3p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 2। 3p में कितना है, 4। तो 1 2 3 और यहाँ पर 4। चलो ठीक है, ध्यान से समझना कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, तो बोलेंगे सर 2 ठो। इधर अगर लिखना चाहते हो तो सबके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, सल्फर के पास सारा का सारा पेयरिंग है, सिर्फ 3p4 है। तो 3p4 को हम लोग ऐसे बनाएंगे, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा है। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है। ठीक है, चलो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है कोवलेंट, बोलेंगे सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2, बाकी ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्डिंग करता ही नहीं है। ऐसे समझो, घुमा के ये समझते हैं कि अगर सल्फर यहाँ 6 बॉन्ड बना रहा है तो सल्फर को 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ आ रहा है, सल्फर को कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। क्योंकि अगर इस वाले बॉन्ड में देखा जाए तो सल्फर का एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है तो अगला फ्लोरीन का है, यहाँ पे सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन तो अगला फ्लोरीन का है, यहाँ पे सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन तो अगला फ्लोरीन। तो इस तरह सल्फर को कितना इलेक्ट्रॉन का योगदान करना पड़ा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, 6 ठो बॉन्ड बनाने के लिए, तो 6 का करना पड़ा। तो 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, लेकिन यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ही सिंगल है, 2 ठो। तो इसका मतलब हमको अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं सर ये हमारा ग्राउंड स्टेट EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा लिखे हैं किसका, सल्फर का। ठीक है, क्या इससे काम बनेगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हमको एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट कहाँ भेजें, क्या ऑर्बिटल है, तो बोलेंगे बिल्कुल, सल्फर हमारा 3rd पीरियड का एलिमेंट होता है, मालूम है ना। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर ये सब 3rd पीरियड का एलिमेंट है। 3rd पीरियड का अगर एलिमेंट है तो उसके पास कौन कौन सा सबसेल होगा, तो बोलेंगे सर 1st पीरियड यानी कि 1st सेल में एक सबसेल 1s, सेकंड में 2s और यहाँ पे बोलो बच्चों क्या होता है, 2p होता है। थर्ड में 3rd ऑर्बिट, ये सेकंड ये फर्स्ट है, 3rd में हमारा 3s होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 3p होगा और यहाँ पे क्या होगा तो 3d होगा। ठीक, यहाँ पे 3d होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे 3d होगा। तो बोलेंगे वही चीज हमको समझना है, चूंकि सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है तो 3p के साथ साथ 3d भी इसके पास होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग नहीं बनाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब नहीं है तो उसको लिख के क्या करेंगे,
समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स 3d ऑर्बिटल है। क्या इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है? बोलेंगे इसके पास कहाँ से हो सकता है, 3p में फुल्ली फील्ड ही नहीं हुआ है, 3p में अगर 6 हो जाता तब बचता, तब ना 3d में जाते। तो बोलेंगे सर 3d जो है ये हमारा वैकेंट है। 3d क्या है बोलो बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है, इसको हम मिटाएं, ये वाला चीज़ हमको आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चीज़ को हम लोग समझते हैं जब हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे ये चीज़ तुमको मालूम है कि थर्ड ऑर्बिट में थर्ड सेल में 3 सब सेल होता है ना, मतलब S होता है, P होता है, D होता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा, बोलो क्या, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। ये क्या है हमारा बच्चों, 3d ऑर्बिटल है। तो ये वैकेंट है, इसलिए सल्फर 6 बॉन्ड भी बना पा रहा है। इसके जस्ट ऊपर वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रहा है, सल्फर 6 कैसे बना पा रहा है, वाटर में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, सल्फर 6 कैसे बना पा रहा है। तो बोलेंगे जिस प्रकार ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो सल्फर के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ऑक्सीजन अपना एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइटेड स्टेट में नहीं भेज सकता। ऑक्सीजन की कहानी समझो, ऑक्सीजन अगर ये रहता तो ऑक्सीजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p कितना 4, तो 2p4 अगर ऑक्सीजन का हम लिख रहे हैं, ऑक्सीजन 8 का, समझो डिटेल में समझो। तो 2s हो गया, यहाँ 1s हो गया, ये 2s और ये क्या है 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन जी 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड बनाता है। क्या ऑक्सीजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या 2d में भेज सकता है, 2d में? तो बोलेंगे सर 2d तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना सर, 2d एग्जिस्ट कहाँ करता है। बोलेंगे सेकंड सेल में कितना सब सेल, s और p, d तो होता ही नहीं, इसलिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में नहीं भेज सकता। समझ आ रहा है। लेकिन उसके जस्ट नीचे वाला सल्फर जो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास ना खाली घर है, ऑर्बिटल खाली है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक हम ब्लू कलर का पेन ले लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा समझने में। बोलेंगे सर एक इस इलेक्ट्रॉन को 3s वाले को कहाँ भेज देगा, यहाँ, और 3p वाले को इसमें भेज देगा। समझ में आ रहा है कहानी। तो देखो ध्यान से, अब हम सल्फर 16 का वापस से लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कौन वाला, एक्साइटेड स्टेट वाला। तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो नियॉन हो गया। 3s में कितना हो जाएगा, 1 एक भेज देगा। 3p में कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों 3p में सर 3 होगा क्योंकि एक भेज रहा है आगे। और 3d में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 3d में 2 हो जाएगा। कहानी समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसको हम नियॉन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक नियॉन। ये क्या हो जाएगा 3s1, यहाँ हो जाएगा 3p1 और यहाँ पे 3d2। समझना बच्चों ध्यान से। अब अगर इसको हम बनाए तो ये हमारा 3s है और ये क्या है 3p है, और ये क्या है हमारा 3d है, और ये हमारा क्या है 3s है। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3d में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया है, ठीक। अब समझो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास 6 हो चुका है, एकदम कहानी सही है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो बॉन्ड नहीं बना पाता, लेकिन 6 बॉन्ड हमको बनाता हुआ दिख रहा है, तो 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या किए, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजिए। तो ये वाला कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो बोलेंगे ध्यान से समझो 3d2 है, ठीक। एक्साइटेड स्टेट EC मतलब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिख चुके हैं। यानी कि सल्फर के पास अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुका है तो सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो अब क्या करेगा, देखो ध्यान से बच्चों, बोलेंगे सर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, तो नीचे से 6 फ्लोरीन आएगा। कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा जी, फ्लोरीन, बोलते जाइए। फ्लोरीन कौन सा ऑर्बिटल लेके जाएगा, आएगा। तो बोलेंगे यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p कितना 4 है 5। समझ आ रहा है कि नहीं, 1s2 2s2 2p 5। ये 1s है, ये हमारा 2s और यहाँ क्या है 2p है। 1s है, ये 2s है, ये 2p है। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन 5। तो ऐसे बनाए, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ना फ्लोरीन के पास। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपोजिट स्पिन के साथ आएगा और बोलेंगे सर किसके साथ, सल्फर के साथ कंबाइन करेगा। समझ में आ रहा है, सल्फर के साथ कंबाइन करेगा, ठीक। चलो कंबाइन कराते हैं, देखो ध्यान से, यहीं पे कराते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं यहाँ पर, और यहीं पे हम कंबाइन कराते हैं 6 फ्लोरीन। इतना नोट कर लो ताकि हम एक बार देख लेते हैं सब कुछ क्लियर है या नहीं है, पिक्चर क्लियर है या नहीं। थोड़ा सा क्लैरिटी कम लग रहा है, ठीक बच्चों, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। अभी हमको थोड़ा सा कम लग रहा है क्लैरिटी, लेकिन फिर भी इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। कुछ हो सकता है गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर ध्यान समझो, विजिबिलिटी ठीक है फिर भी। अब देखो ध्यान से,
सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 6 फ्लोरीन आया, 6 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 कौन सा ऑर्बिटल लेके आया है? फ्लोरीन, 2p ऑर्बिटल लेके आया है फ्लोरीन, ठीक, 2p ऑर्बिटल लेकर के फ्लोरीन आया है और बॉन्ड बनाया। तो देखो ध्यान से हम समझते हैं, ये वाला बॉन्ड मान लो इसी को मानते हैं, तो ये कौन से ऑर्बिटल के बीच बना है? तो बोलेंगे सर सल्फर के 3s और फ्लोरीन के 2p के बीच बना है, ठीक है, 3s और 2p। ये वाला किसके बीच बना है? तो सल्फर का 3p और इसका 2p। सल्फर का कौन सा बोलो? 3p और इसका 2p। कहानी क्लियर है? ये वाला फिर से देखो ध्यान से, ये भी मान लेते हैं सल्फर का 3p और फ्लोरीन का 2p, ठीक। ये वाला तो बोलेंगे बिल्कुल उसी तरह सल्फर का 3p और फ्लोरीन का 2p। ये वाला आओ देखो ध्यान से, ये वाला तो बोलेंगे सर ये वाला बना है सल्फर का 3d और फ्लोरीन का 2p। ये वाला किसके बीच बना है? ये वाला तो बोलेंगे सर सल्फर का 3d और फ्लोरीन का 2p। तो अब लगाओ दिमाग, 6 बॉन्ड है यहाँ पे, लेकिन 6 में देखो 3 बॉन्ड एक जैसा, 2 बॉन्ड एक जैसा, 1 बॉन्ड एक अलग जैसा। तो क्या ये ठीक बात है? सल्फर में 6 बॉन्ड बन रहा है, 6 में 3 ठो एक जैसा, 2 ठो एक जैसा, 1 ठो एक जैसा। अब बोलोगे सर क्या ये बता रहे हैं 3 ठो एक जैसा? तो बोलेंगे देखो ध्यान से कौन कौन ऑर्बिटल है यहाँ पे बच्चा बोलो। तो बोलेंगे सर यहाँ 3s है, फिर 3p है, 3d है। तो बोलेंगे सर 3s 3p और 3d में क्या सबका एनर्जी सेम होता है? बोलेंगे नहीं सर, n+l रूल के हिसाब से हम लोग जानते हैं 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का, उससे ज़्यादा एनर्जी 3d का। 3s का एनर्जी होता है 3+0 निकालेंगे n+l रूल, n+l रूल। यहाँ पे 3+1 करेंगे और यहाँ पे 3+2 करेंगे, तो एनर्जी बढ़ते क्रम में है, यानी कि 3s से ज़्यादा एनर्जी है 3p का और 3p से ज़्यादा एनर्जी है 3d का, ठीक। तो 3d का एनर्जी सबसे ज़्यादा अगर है तो इससे बनने वाला बॉन्ड का एनर्जी सबसे ज़्यादा, ये दोनों बॉन्ड जो बना होगा 3d वाला, एक तो ये वाला बॉन्ड और एक तो ये वाला 3d वाला, इस बॉन्ड का एनर्जी सबसे ज़्यादा। अगर एनर्जी सबसे ज़्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम, यानी कि ये दोनों बॉन्ड का स्टेबिलिटी सबसे कम है, ये दोनों सबसे कमजोर बॉन्ड बना होगा, ठीक। इन तीनों को देखें तो ये तीनों बॉन्ड एक जैसा होगा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा है, लेकिन इसका एनर्जी 3d वाले से कम होगा, यानी कि जहाँ जहाँ 3p और 2p में बॉन्ड बना है ये सब का एनर्जी इन दोनों से कम है ना, तो इन दोनों से स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा हुआ। लास्ट में अगर ये वाला देखें तो ये इसका एनर्जी और भी कम है, तो इसका स्टेबिलिटी इन सब से ज़्यादा हो गया। तो देखो एक ही कंपाउंड में स्टेबिलिटी अलग अलग बॉन्ड का अलग अलग आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। अगर सारा का सारा फ्लोरीन एटम ही है तो सारा का सारा बॉन्ड एक नेचर का बनना चाहिए। एक नेचर का बॉन्ड कब बनता है? जब ऑर्बिटल एक जैसा हो। अगर ऑर्बिटल एक जैसा होता है तो ओवरलैपिंग भी एक ही टाइप का होगा, तो उससे बनने वाला बॉन्ड भी एक जैसा। लेकिन ऑर्बिटल ही अलग अलग अगर हो जाए तो बनने वाला बॉन्ड का नेचर भी अलग होगा। तो क्या ये बात जच रहा है, शोभा दे रहा है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अभी बॉन्डिंग करना गलत है। तो आखिर हम क्या करें कि सारा का सारा बॉन्ड एक जैसा बने? तो बोलेंगे सर उसके लिए हमें मिक्स करना पड़ेगा। किसको? ऑर्बिटल्स को। और ऑर्बिटल को जो हम मिक्स कर देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के बाद, एक्साइटेड स्टेट में भेजने के बाद, क्योंकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो ये सभी के सभी ऑर्बिटल को अगर हम मिक्स कर देंगे तो उसी प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मिक्स कर देंगे ना तो सारा का सारा ऑर्बिटल एक जैसा होगा, क्योंकि मिक्सिंग के बाद सबका एनर्जी एक जैसा। मिक्सिंग के बाद सारा ऑर्बिटल का एनर्जी एक जैसा होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे एक जैसा होगा, तो बनने वाला बॉन्ड का नेचर भी एक जैसा होगा। तो मिक्स करने के बाद कितना ऑर्बिटल बनेगा? तो बोलेंगे सर 6 ठो मिलाएंगे 8 ठो बनेगा। बोलेंगे 6 ठो मिला रहे हैं तो 6 ठो बनेगा। तो 6 का एनर्जी कैसा होगा? एक जैसा होगा। 6 का नाम कैसा होगा? तो बोलेंगे नाम बच्चों हम डिसाइड करते हैं किस तरह से मिला रहे हैं। तो 1 ठो s का मिला रहे हैं, 3 ठो p का मिला रहे हैं, 2 ठो d का मिला रहे हैं। तो sp3d2 यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा, बनने के बाद हाइब्रिडेशन के बाद जो ऑर्बिटल बना उसका नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और नाम क्या होगा? sp3d2। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा बन करके तैयार रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो इतना लिख लेते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे मिटाएंगे थोड़ा सा। चलो देखो ध्यान से हम थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। तो बोलेंगे सर करना क्या है हमें? अब हमें ये करना है कि ये जो 6 ऑर्बिटल बना है ना, 6 ऑर्बिटल को हमें मिक्स करना है। क्या करना है? 6 ऑर्बिटल को मिक्स करना है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, बच्चों देख लेना, इसको नोट कर लेना ताकि हमारा फ्रेश डायग्राम यहाँ पे बना पाए। तो हम क्या करेंगे ना, 6 ऑर्बिटल को, कौन कौन? ये 3s है, ये 3p है, 3d है, 6 के 6 को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग हम लोग 6 को मिला रहे हैं। 6 को मिलाएंगे तो कितना ऑर्बिटल तैयार होगा बच्चों बोलो? तो बोलेंगे सर 6 को मिलाएंगे ना तो 6 नया ऑर्बिटल तैयार होगा। तो 6 नया ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? तो बोलेंगे सर sp3d2, इसका भी sp3d2, इसका भी sp3d2, सभी का एंड सो ऑन। 6 को मिलाने के बाद 6 बना, तो ये सब है क्या? तो बोलेंगे सर ये सब हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स है। 6 मिलाने के बाद कैसा ऑर्बिटल बना, तो बोलेंगे सर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, 6 बना, 6 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। ठीक, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, तो बोलेंगे सर sp3d2 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 सभी का सभी। नाम कैसे डिसाइड करते, तो s का 1 मिला है, p का 3 मिला है, d का 2 मिला है, तो बन गया। अब सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे सभी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हम लोग क्रिएट कर चुके थे। कहानी क्लियर है। अब क्या होगा, अब बोलेंगे सर नीचे से 6 फ्लोरीन आएगा, अपोजिट स्पिन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। कहानी समझ में आया, देखो जगह यहाँ पे कम है, इसको नोट कर लो तो हम आगे कहानी इसको मिटा के कर देते हैं। यानी कि अब हमको ना, अभी जो हम बॉन्डिंग किए थे वो बॉन्डिंग गलत हो गया था, क्योंकि सारा का सारा ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी लेवल का था, है ना, तो बोलेंगे बॉन्ड अलग अलग नेचर का बन रहा था। इसलिए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग की, इंटरमिक्सिंग की है, जिसको हम लोग हाइब्रिडेशन करते हैं। हाइब्रिडेशन करने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेगा उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम क्या है, sp3d2। ठीक है, तो चलो इसको मिटा रहे हैं, साफ यहाँ पे पूरा क्लीन कर रहे हैं। आगे लिखेंगे आफ्टर हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन होने के बाद क्या घटना घटी, देखो हाइब्रिडेशन करने के बाद हमारा जो ऑर्बिटल बना है, 6 ठो बना है, उसका नाम क्या हुआ है, sp3d2। क्या नाम हुआ है, 6 ऑर्बिटल सल्फर का बन के तैयार हुआ है, इसका नाम sp3d2। सबका नाम sp3d2 है, समझना, ऊपर लिख देते हैं sp3d2, सबका नाम वही है। ठीक है, चलो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, और ये किसका ऑर्बिटल है, तो बोलेंगे सर सल्फर का ही है। ठीक है ना, सल्फर का नियॉन तक तो लिखे थे ना हम लोग, नियॉन तक लिखने के बाद उसके बाद जो ऑर्बिटल आया, जो क्या कहते हैं 3s, 3p और 3d को मिलाने के ये बना है। ठीक, अब क्या होगा, बोलेंगे सर नीचे से फ्लोरीन आएगा, नीचे से फ्लोरीन आएगा, कौन सा ऑर्बिटल लेके, तो अभी अभी समझे 2p ऑर्बिटल लेकर के आएगा। कौन सा ऑर्बिटल, 2p। ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p और ये भी हमारा 2p है। कहानी क्लियर है। तो फ्लोरीन अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पर आएगा। फ्लोरीन क्या हुआ, अपोजिट स्पिन के साथ आया। ठीक, अपोजिट स्पिन के साथ आया और क्या कर लेगा बोलो, तो बोलेंगे सर यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पे हमारा क्या कर लेगा, फ्लोरीन बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। अब हमारा सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड तो बना लिया, बिल्कुल ये सब एक ही प्लेन में होगा फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन मतलब प्लेन के इधर, एक प्लेन के बाहर। ठीक है, चलो अब जो ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो सल्फर का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो सल्फर का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बोलेंगे किस ऑर्बिटल में बच्चों प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो बोलेंगे सर उसका नाम होगा sp3d2, और फ्लोरीन का कौन सा 2p। उसी प्रकार ये जो बॉन्ड बना होगा sp3d2 सल्फर का और फ्लोरीन का 2p एंड सो ऑन, सारा का सारा एक ही टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। यानी कि फाइनली हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, फाइनली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ सल्फर है, फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। फाइनली इसका हाइब्रिडेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, sp3d2। यानी कि हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हुआ ना, या जो यहाँ जो ऑर्बिटल्स बन रहा है वो अब नॉर्मल ऑर्बिटल नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका नाम क्या है sp3d2। क्या ठो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहीं से दिखता है, s का 1 ठो, p का 3 ठो, d का 2 ठो, 6 ठो मिला है तो 6 ठो बना होगा। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जो सल्फर अब डोनेट कर रहा है, डोनेट मतलब ये शेयर कर रहा है फ्लोरीन के साथ, वो को सारा का सारा किस ऑर्बिटल में है, तो बोलेंगे सर वो हमारा सल्फर के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। बाकी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, 2p ऑर्बिटल में रहेगा। देखो बच्चों हम बहुत डिटेल में समझा है, इसको जल्दी से नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर, यानी कि IF7 में हम लोग हाइब्रिडेशन को सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, लेक्चर लगभग 18 मिनट का हो गया। बच्चों बहुत लंबा लेक्चर हो गया, बहुत डिटेल में समझाए हैं, बहुत स्लोली समझाए हैं। अगर स्लो लग रहा है बच्चों तो इसको स्पीड को बढ़ा करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लेकिन देखना जरूर है। अब लास्ट वाला जो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं IF7 का है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा देखना, ध्यान रखना क्या हो रहा है चीज़ को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी जो किए थे उससे बढ़िया है। IF7 यहाँ पे आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है, तो बोलेंगे सर 7 फ्लोरीन के साथ मिलकर के बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, बीच में हम यहाँ थोड़ा सा रफ करते हैं। IF7 देखो ध्यान से, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन। ठीक, ये सब मिल करके एक प्लेन में पेंटागन बनाएगा। एक फ्लोरीन हमारा अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। ठीक, ये समझना, ऐसे हम रफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ज्योमेट्री और शेप हम समझाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद।
ठीक है, उसको भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ ऐसे समझना कि आयोडीन बॉन्ड क्या को बनाया है, तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्लोरीन के साथ बनाया है ना बॉन्ड ना, 7 फ्लोरीन के साथ बनाया है। तो चलो इसका हाइड्रोजन निकाल के चेक करते, तो जेड का वैल्यू कितना होगा, तो सारा का सारा तो सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड है, तो 7 सिग्मा बॉन्ड। आयोडीन के पास लोन पेयर 0 होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे आएंगे कि कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर हो सकता है किसी एटम के ऊपर, उसके लिए हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा, सब सीखेंगे। तो जेड का वैल्यू कितना आया 7 आया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल s का, p का 3 ठो, d का 3 ठो, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका यूज हो रहा है आयोडीन का, उसी चीज को हम यहाँ पे समझना है। ठीक है, इसी को डिटेल में समझते हैं कि सर ये है क्या आखिर sp3d3 क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ना बच्चों 53 होता है। ये जब हम लोग याद करोगे थोड़ा सा कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, समझ आ रहा है, फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको लिखना है सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिख पाएंगे ना तो कौन सा ऑर्बिटल यहाँ फ्लोरीन का आयोडीन का यूज हो रहा पता नहीं चल पाएगा। तो चलो लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2। अब सुनो कैसे लिखते हैं इस चीज़ को समझो, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें पूरा समझाएंगे, अभी उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। तो बोलेंगे सर ये आयोडीन होता है एलिमेंट कौन से पीरियड का, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का ये हमारा एलिमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया यहाँ पे, फोर्थ पीरियड है तो 4s2 3d10 4p6, इसको हम बिल्कुल समझाएंगे। तो अभी वो लेक्चर नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, तो ऐसा समझ के चलना बच्चों कि इसको ऐसा फिलहाल अभी समझ लो, क्योंकि इसको अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को यहाँ नहीं समझा सकते हैं ना, तो फिर बहुत लंबा हो जाता है लेक्चर, इसलिए तो ये आपको अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको एज्यूम करके चलिए कि ऐसा होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब आ जाते हैं फिफ्थ पीरियड है तो 5s2 4d10 और क्या हो जाएगा बच्चों 5p कितना, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा 36 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जोड़ लो 36 2 38 48 और यहाँ 5 53। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 का ये एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 का। तो ग्रुप नंबर 17 के अंत में यानी कि p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो -12 करते हैं, ग्रुप नंबर -12, तो 5 बचता है, तो अंत में 5 इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाता है। कहानी स्पष्ट है। ठीक, अब इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ से यहाँ तक जानते हैं बच्चों, देखो ध्यान से 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 पे हमारा आता है क्रिप्टन, एक इनर्ट गैस, तो क्रिप्टन लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे 5s2, यहाँ पे 4d10 और यहाँ पे 5p6। बोलो क्लियर है। ठीक, चलो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान से समझो, इसको पलट करके। कैसे पलट करके, तो बोलेंगे सर ये 4d सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ये 4th ऑर्बिट का सबसेल है, ये 5 का है, तो 4d को पहले लिख लेंगे 4d10, उसके बाद हम लिख लेंगे 5s2 और यहाँ पे 5p6, ऐसे लिखेंगे तभी हम इस सवाल को बना पाएंगे। कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझे? तो एक सीक्वेंस में लिख लिया, क्योंकि देखो समझो हमको अगर एक्साइटेड स्टेट में भेजना है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अभी समझना ध्यान से, अभी थोड़ा सा हम समझाते, काम करो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा देर बाद लिखते हैं, पहले समझना क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है कि नहीं भेजना, कैसे समझ में आएगा, देखो ध्यान से। हम बोलेंगे क्रिप्टन तक तो ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ 5s है और यहाँ क्या है बोलो बच्चों 4d है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 5p है। ठीक, चलो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, d में कितना इलेक्ट्रॉन 10, तो सिंगल 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 सब में भर लिए, उलट के सब में ऐसे करके भर लिए, 10 हो गया। p में कितना भरना है, सॉरी p में 5 है, p में कितना भरना है 5, तो 1 2 3 4 और 5 भर लिए। ठीक, तो चलो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है बच्चों, ध्यान समझो, किसके पास, आयोडीन के पास, और आयोडीन बॉन्ड क्या ठो बना रहा है 7 ठो, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 7 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए आयोडीन को, तब तो फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर पाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन है क्या ठो, 1 ठो, तो अब हमको एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। तो अब बात आई कि सर एक्साइटेड स्टेट में कहाँ से भेजें, 5p से भेजें कि 4d से भेजें कि 5s से भेजें, तो बात समझो। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम क्या किए थे, इसको लिखे थे ना पलट के उलट के, 4d पहले फिर 5s फिर 5p, काहे लिखे थे समझो, उसी बात को समझाने के लिए हम ये डायग्राम बनाया है। हम बोले सर ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बोलो बच्चों ये जो लिखे हैं ये हमारा ग्राउंड स्टेट EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये वाला हमारा। तो क्या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रखने से क्या आयोडीन हमारा बॉन्ड बना पाएगा 7 ठो, बोलेंगे नहीं बना पाएगा, कि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, बोलो, बोलेंगे सर एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में कहाँ से भेजें और किस पे भेजें, 4d से क्या भेज दें इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे नहीं सर 4d ना इनर ऑर्बिट है,
बात को समझो। जैसे क्रिप्टन ये आयोडीन है 1 2 3 4 5, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बोलेंगे ये 4d तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ 5s होगा 5p। अगर हमको इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल पे भेजना है किसी और ऑर्बिट में या किसी और सबसेल में, तो बोलो 4d से भेजें या फिफ्थ ऑर्बिट से भेजें, तो बोलेंगे सर फिफ्थ ऑर्बिट से भेजेंगे ना, फोर्थ ऑर्बिट से बाहर कैसे भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हम 4 से कैसे भेज सकते हैं, बोलेंगे नहीं भेज पाएंगे सर। इसका मतलब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सीक्वेंस को पलटते हैं और वो भी लिखना सही है, 4d पहले लिखेंगे फिर 5s फिर 5p, समझ आ रहा है। एक्चुअली में अबाव प्रिंसिपल इसी को फॉलो करता है कि 5s का एनर्जी कम है, उससे ज़्यादा 4d है, उससे ज़्यादा 5p है, लेकिन इसको पलट के लिखना भी कोई गलत नहीं है, समझ आ रहा है, वो भी चीज़ सही है, बात को समझो। तो हम क्या करेंगे, अभी तो हम इलेक्ट्रॉन को भेज ही नहीं पा रहे हैं ना, क्यों, देखो काहे नहीं भेज पा रहे हैं, तो बोलेंगे सर कहाँ भेजें, 5p से भेजेंगे, किस में भेजेंगे, 5d में भेजेंगे, चलो ठीक है 5d में यहाँ पे होगा वैकेंट होगा भेजेंगे, तो 5d में क्या को भेजेंगे, एक ठो इससे एक ठो इससे, तो क्या को अनपेयर्ड होगा, जैसे 5d में भेज देंगे 2 को भेजेंगे ना यहाँ से, तो 3 इसके पास 2 इसके पास 5 होगा, लेकिन हमको 7 चाहिए, तो फिर d से भेजना पड़ेगा, तो क्या d से 2 ठो भेज देंगे बाकी छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं सर d से नहीं भेज पाएंगे, किससे भेजना पड़ेगा समझो, क्योंकि d फोर्थ ऑर्बिट है, बात को समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम एक्साइटेड स्टेट में, चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, हम एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा, क्यों भेजना पड़ेगा, किस में भेजना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर 5d में भेजना पड़ेगा, ये क्या है 5d है, 5d क्या होता है फ्लोरीन के पास, तो बोलेंगे यस सर ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है ना, तो 5d बिल्कुल होगा। फिफ्थ पीरियड के पास कौन कौन ऑर्बिटल होगा, कौन कौन सबसेल होगा, तो चूंकि फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है तो sp-d-f जी भी होगा, फिफ्थ पीरियड sp-d-f, लेकिन हम बोलेंगे तो उतना का तो हमको जरूरत नहीं है, तो बोलेंगे 5d है कि नहीं है, बोलेंगे सर बिल्कुल है 5d, क्यों नहीं होगा 5d, जब फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होता है तो उसके पास सिर्फ s सबसेल होता है, सेकंड के पास sp होता है, थर्ड के पास sp-d होता है, फोर्थ के पास sp-d-f होता है, फिफ्थ के पास sp-d-f-g होता है, तो बोलेंगे क्या इसके पास 5d है कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल है, तो 5d में इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, चलो करके दिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज दिए, अगला कहाँ से भेज देंगे, यहाँ पे जैसे भेजेंगे तो ये खत्म, फिर ये खत्म, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया, ठीक, तो क्या को अनपेयर्ड हुआ 5 ठो। अब क्या 4d से भेजेंगे, बोलेंगे नहीं सर 4d से कैसे भेज सकते हैं, 4d तो इनर सबसेल इनर ऑर्बिट हुआ है ना, तो यहाँ से तो नहीं भेज पाएंगे, तो इसका मतलब हम अपने सीक्वेंस को थोड़ा सा पलटते हैं बच्चों। देखो हम क्या तभी से बोल रहे थे, उसी के लिए हम इतना समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान समझो, समझा कम नहीं रहे, बहुत समझा रहे हैं, अगर चीज़ समझ में आता है तो ठीक है। तो बोलेंगे सर हमको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन में भेजना तो होगा, लेकिन उसके पहले ना हम आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को थोड़ा ऐसे लिख लें, 4d10 5s2 5p 5, समझ में आया। इनर ऑर्बिट हो गया, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट आयोडीन के केस में हो गया, ठीक। तो चलो क्रिप्टन तक तो सही था, डी को हम ऐसे बना लेते हैं वापस से 4d, यहाँ क्या है बोलेंगे सर 5s और यहाँ क्या है हमारा 5p। 4d तो हमारा d में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बना लो d में 10 इलेक्ट्रॉन। 5s में क्या ठो है, तो बोलेंगे सर 5s में 2 ठो है। 5p में क्या गो है, तो बोलेंगे सर 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो। क्लियर है, ऐसे बनाना है यहाँ क्रिप्टन, इस तरह से लिखना है ताकि हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जब भेजना चाहें इलेक्ट्रॉन को तो हमें कोई समस्या नहीं हो। बच्चों यहाँ कंफ्यूज कर जाओगे, सर 5p से तो भेज देते हैं, d से भेज देते हैं 2 ठो, तो d से थोड़ी भेज पाएंगे, तो 4d है, 4d से नहीं भेज पाएंगे, 4d तो अंदर होता है, 5s से भेजना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पलट के लिखे। 5s से किस में भेजेंगे, तो बोलेंगे क्या इसके पास d ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है आयोडीन के पास, बोलेंगे सर बिल्कुल d खाली है, वैकेंट d होगा, d क्या f भी खाली होगा, g भी खाली होगा, समझ आ रहा है। तो ये हमारा 5d है, ये क्या है, तो बोलेंगे सर वैकेंट 5d ऑर्बिटल है हमारा, ठीक। क्या करें इलेक्ट्रॉन को, तो बोलेंगे सर भेजते हैं, ये वाले को सबसे पहले समझो, ये वाले को मान लो यहाँ भेज दिए, ये वाले को यहाँ भेज दिए, ये वाले को यहाँ भेज देंगे। तो जैसे भेजेंगे तो देखो आगे का कहानी क्या हुआ होगा, तो बोलेंगे सर आगे क्रिप्टन है ये हमारा, ये भी 4d बार बार बनाने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, बोलो 4d है, ये 5s है, ये 4d है, और ये क्या है 5s। 5s में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 ठो बचा। 5p में कितना बचा, तो पहले 5 ठो था, अब 1 ठो भेज दिए तो 3 ठो बचा। उसके बाद d में चला गया, d में क्या ठो मिला इलेक्ट्रॉन, बोलो d में सर 1 ठो यहाँ से गया और 2 ठो यहाँ से गया, ठीक। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बोलो बच्चों, टोटल 1 3 4 और 3 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कराने के लिए हम लोग ये सब कहानी को समझे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं करवाते तो क्या आयोडीन बॉन्ड बना पाता, बोलेंगे नहीं बना पाता। क्यों, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो हम कर लिए कहानी, समझ में आ रहा है। इससे हमको ये भी समझ में आया कि आयोडीन क्यों 7 बॉन्ड बना पाता है। इसके ऊपर वाला अगर इसी हम लोग सीरीज में देखें फ्लोरीन को, फ्लोरीन हमारा एक ही बॉन्ड बनाता है ना, क्योंकि उसके पास 2s 2p है,
सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 2D है ये नहीं है, तो बोलेंगे फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन में भेज ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। जस्ट उसके नीचे वाला फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चाह के बना सकता है ज़्यादा बॉन्ड्स विद रेस्पेक्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन कभी नहीं बनाएगा बच्चों, इस सब चीज़ को हम और बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चलो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या अब फ्लोरीन आके आयोडीन के साथ बॉन्ड बना सकता है? बोलेंगे बिल्कुल। अब 7 फ्लोरीन आएगा, बिल्कुल अब समझना, 7 फ्लोरीन आएगा, कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? तो हम लोग इससे पहले जस्ट इसी लेक्चर में थोड़ा देर पहले समझे थे कि फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आता है, तो बोलेंगे सर 1s2 2s2 2p5, p में 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक अनपेयर्ड होगा ना, तो वही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि 2p वाला फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन यूज किए हैं बच्चों, समझो यहाँ पे टोटल क्या है वो फ्लोरीन यूज किए हैं, 7 फ्लोरीन अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन अब बच्चों दिमाग लगाओ, जैसे अभी तो हम बहुत दिन से यही चीज सब पढ़ा रहे हैं, तो जैसे बॉन्डिंग करेगा बच्चों तो बोलेंगे सर 3 ठो बॉन्ड 5D और 2p में बनेगा। एक बार नीचे देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है कुछ भी, हाँ ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें 3 ठो बॉन्ड 5D का 2p के साथ, फ्लोरीन के 2p के साथ बनाएगा, 3 ठो इसका आयोडीन का 5p रहेगा और 2p के साथ बनाएगा, और एक ठो 5s और 2p के साथ बनाएगा। तो बोलेंगे देखो 3 ठो बॉन्ड एक नेचर का, 3 ठो बॉन्ड एक नेचर का, 1 ठो बॉन्ड अलग नेचर का, क्या ये शोभा देता है? बोलेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सेम फ्लोरीन है, सेम आयोडीन है, तो 7 का 7 बॉन्ड एक अलग अलग कैसे हो सकता है? मतलब 3 अलग एक अलग कैसे हो सकता है? इसका मतलब चूंकि ऑर्बिटल का एनर्जी यहाँ अलग अलग है, तो बनने वाला बॉन्ड का भी एनर्जी अलग अलग हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल ऐसा देखा गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 का 7 ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे पहले, उसके बाद फ्लोरीन का ओवरलैप कराएंगे आयोडीन के साथ, समझ आ रहा है? तो 7 का 7 ऑर्बिटल को अगर हम ओवरलैप कर देंगे तो कितना नया ऑर्बिटल तैयार होगा? बोलेंगे 7 ठो तैयार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 ठो। तो 7 जो तैयार होगा हाइब्रिडेशन प्रोसेस के बाद, उसको बोलेंगे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। 7 को हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बन जाएगा तो उसका नाम क्या होगा? तो बोलेंगे नाम तो हम लोग जानते हैं, कैसे बताते हैं, जैगो ऑर्बिटल को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, उतना मतलब मिक्स करते हैं, उस तरह से नाम क्रिएट होता है। तो एगो s का, 3 ठो p का, 3 ठो d का, तो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होगा, जो हम लोग शुरुआत में लिख चुके थे, ठीक है। तो चलो बच्चों इतना नोट कर लो, इसको हम मिटा देंगे और आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटा रहे हैं। तो बोलेंगे अब क्या होगा ना, बिफोर ये काम करने से पहले कि फ्लोरीन आए और बॉन्ड बना ले, तो हम पहले ना आयोडीन के जो 7 ठो ऑर्बिटल था उसको ना हम इंटरमिक्स कर लेते हैं। इंटरमिक्स करने के बाद हमको 7 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करना, ऑर्बिटल को मिक्स करना, उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और उससे बनने वाला ऑर्बिटल कैसा होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक। तो चलो यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, यहाँ तक हम क्रिप्टन लिखे थे, ठीक। अब क्या लिखे देखो ध्यान से, एक्साइटेड स्टेट में क्या था बच्चों, तो क्रिप्टन 36 था, मतलब 1s2 2s2 2p6, एक बार फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, 5th पीरियड का एलिमेंट था, तो 5s2 4d10 5p कितना था 5, ठीक। अभी हम लोग समझे कि इसको हम क्रिप्टन लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। इसको पहले लिखेंगे 4d10 5s2 5p5, ठीक, ऐसा लिखे थे। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, लेकिन बाद में ना हम एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजे। ये ग्राउंड स्टेट था ना, ये क्या था, ग्राउंड स्टेट। अब हम एक्साइटेड स्टेट में जैसे इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो आयोडीन का नया वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना होगा वो कैसा बना होगा, 4d10 सुरक्षित था, 5s1 था, 5p3 था, और हमारे पास 5d में भी 3 हो गया, ठीक। चलो यानी कि फिर से एक बार हम बच्चों बनाते हैं, ये 5s है और ये हमारा क्या है 5p है, और यहाँ पे क्या है 5d है, ठीक। ये हमारा 5d है। s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन और d में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी फ्लोरीन के साथ बिना हाइब्रिडेशन हम अगर बॉन्ड बना देते हैं तो बॉन्ड अलग अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 का 7 ऑर्बिटल को मिलाएंगे, या लिखेंगे प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, जिसको हम लोग हाइब्रिडेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडेशन करने के बाद कितना नया ऑर्बिटल तैयार होगा, तो बोलेंगे सर 7 ठो। समझ में आ रहा है बच्चों, 7 नया ऑर्बिटल तैयार होगा, 5
6 और यहाँ 7। इस ऑर्बिटल का नाम, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये किसका ऑर्बिटल है? तो बोलेंगे सर आयोडीन का ऑर्बिटल। किसका ऑर्बिटल बोलो बच्चों? आयोडीन का ऑर्बिटल है। ये आयोडीन 53 का ही नया ऑर्बिटल, यहाँ क्रिप्टन लिख देते हैं, यहाँ 4d10 लिख देते हैं। कहानी क्लियर है? उसके बाद जो 5s1 है, 5p3 है, ये वाला बन गया। ठीक, चलो क्लियर है। तो ये क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? sp3d3। ये भी हमारा sp3d3 एंड सो ऑन। चलो ध्यान समझ में आया कि नहीं? 7 इलेक्ट्रॉन, 7 हाइब्रिड, ये सब कैसा ऑर्बिटल है? तो बोलेंगे सर ये सब हमारा जो भी है, ये वाला लाइन का, ये सीरीज का जो भी ऑर्बिटल है, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक, अब नीचे से आएगा हमारा 7 फ्लोरीन, IF7 बना रहे हैं ना, 7 फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p5, 7 फ्लोरीन आएगा। अपोजिट स्पिन के साथ आएगा। क्लियर है? क्योंकि अब हाइब्रिडेशन कर चुका है। ठीक है, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। फाइनली हमारा बच्चों क्या हुआ? तो बोलेंगे सर आयोडीन 7 फ्लोरीन के साथ हमारा कॉम्बिनेशन कर रहा है। ठीक है, 7 फ्लोरीन के साथ हमारा कॉम्बिनेशन कर रहा है। एक ठो इधर बना देते हैं फ्लोरीन, एक ठो इधर बना देते हैं। तो 7 फ्लोरीन के साथ कंबाइंड किया, तो उसके लिए जो आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया फ्लोरीन के साथ, वो इलेक्ट्रॉन अब किस ऑर्बिटल में रहा होगा? तो बोलेंगे सर ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहा होगा, जिसका नाम होगा sp3d3। समझ में आया? और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन किस में रहा होगा? तो बोलेंगे सर 2p में। सातों का साथ इलेक्ट्रॉन किस टाइप के ऑर्बिटल में होगा? सातों का साथ एक जैसा ऑर्बिटल में होगा, sp3d3 जिसका नाम रहा होगा। समझ में आया? sp3d3 हमारा सातों का साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयोडीन के यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आया है? sp3d3 आया है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। डिटेल में समझना, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है, चलो धन्यवाद बच्चों।